पहाड़ की खबरों में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता जया पांडे। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2725 हो चुका है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 34 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं करीब 1822 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अभी 848 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। इसके अलावा 37 कोरोना पीड़ितों की मौत अब तक हो चुकी है। अब अगर बात कंटेनमेंट जोन की करें तो देहरादून में 28 कंटेनमेंट जोन मौजूद हैं। हरिद्वार में 58, टिहरी में 10, उधम सिंह नगर में 3 और उत्तरकाशी में 1 कंटेनमेंट जोन इस वक्त मौजूद है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी बढ़ा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 66.86% हो चुका है और प्रदेश में कोरोना मरीजों की डबलिंग रेट 26.85 है। राज्य सरकार ने कोरोना सैंपल टेस्ट की कीमतों में लोगों को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के सैंपल की जांच अब प्राइवेट अस्पतालों और लैब में भी हो रही है और इसके चलते अब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों और लैब में जांच के लिए टेस्ट की दरें निर्धारित कर दी हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों की ओर से प्राइवेट लैब में भेजे जाने वाले सैंपल के लिए 2000 रुपये जीएसटी सहित और सीधे प्राइवेट लैब की ओर से खुद लिए जाने वाले सैंपल के लिए 2400 रुपये निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि अभी तक प्राइवेट लैब की ओर से सैंपल लेने पर 4500 रुपये देने होते थे। सुरेंद्र रसीला हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। सुरेंद्र, इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी सैंपलिंग की जो रेट घटाई गई है? बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 4500 रुपये का जो रेट था, अगर फैमिली में 5 से ज्यादा सदस्य हैं तो लोगों को बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। अगर वो ये चाहते थे कि जांच करा के निश्चिंत हो जाएं कि उनका परिवार कोरोना के खतरे से बाहर है या क्या कुछ है, लेकिन अब सरकार ने जब ये फैसला लिया है तो इसके बाद यकीनन इसका फायदा मिलेगा। जो लोग निजी लैब में अभी तक टेस्ट करा रहे थे उनको 4500 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब उनको निजी लैब में टेस्ट कराने के करीब 2400 रुपये देने पड़ेंगे। अगर लोग अपने घर में भी बुलाते हैं किसी लैब से कर्मचारियों को तो 2400 रुपये ही उसके लिए पे किया जाएगा। और यदि वो सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं या सरकारी अस्पताल के द्वारा किसी प्राइवेट लैब को टेस्टिंग कराने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सीमित टेस्टिंग हो पा रही है और इसलिए प्राइवेट लैब्स को भी बड़ी संख्या में सरकार ने इन्वॉल्व किया है। तो उसका किराया करीब 2000 रुपये होगा, यानी 2000 से 2400 रुपये के बीच में लोग अपनी जांच करा पाएंगे। और बड़ा फायदा इसका इसलिए होगा क्योंकि प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है और अभी भी लोग लगातार आ रहे हैं, क्योंकि पहले हमने देखा था जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए लाए गए हों या ट्रेन के जरिए लाए गए हों, लोग एक मुश्त बहुत ज्यादा संख्या में आए थे। बिल्कुल, एक इम्पोर्टेंट सवाल सुरेंद्र ये है कि जिस तरह से कई राज्यों ने ये किया है कि जब तक कोई सिम्टम ना हो जांच नहीं होगी, क्या यहाँ भी ऐसा है? लैब हैं उनमें तो सरकार ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया। अगर लोगों को संदेह है तो वो निजी लैब में जाके अपनी जांच करा सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सरकारी संस्थानों में जांच तभी होगी जब पूरी तरीके से मेडिकल स्टाफ ये बिल्कुल ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है या ये क्लोज कांटेक्ट में आए हैं, उसके बाद ही ये जांच होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी देने के लिए। कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को काफी बड़ा झटका लगा है। राज्य में पर्यटन से लेकर खनन और आबकारी के राजस्व में भी काफी कमी आई है। हालांकि प्रदेश के वित्त सचिव अमित नेगी का कहना है कि उत्तराखंड ने अन्य राज्यों की तरह अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती और किसी तरह के विभागीय बजट में कटौती नहीं की है। प्रदेश में विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं और उनके लिए बजट भी दिया जा रहा है। हालांकि ये जरूर है कि प्रदेश में राजस्व कलेक्शन में कमी आई है, लेकिन केंद्र के स्तर पर भी ये दिक्कत बरकरार हैं। राज्य में अपने संसाधनों के जरिए कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की वित्तीय दिक्कतों की आवश्यकता ना हो। केंद्र को भी इस मामले में अवगत कराया गया है।
देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा स्मार्ट मशीन इंटेलिजेंस और रियल टाइम कंप्यूटिंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम ने पौड़ी गढ़वाल की स्मार्ट कॉम 2020 पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश जिस विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, इन परिस्थितियों में तकनीक का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। समय की मांग एवं अभियांत्रिकी के इस युग में टेक्नोलॉजी को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना जरूरी है। भारत चीन विवाद पर उत्तराखंड में सियासत तेज होती जा रही है। दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथुला का कहना है कि कांग्रेस इसको बेवजह तूल दे रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन ने 1 इंच भी जमीन कब्जा नहीं किया है, तो उन पर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कोरोना काल में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे में प्रशासन अपना काम करेगा। सड़कों पर जिस प्रकार से अगर जो आप पालन नहीं करते हैं, कोविड का पालन नहीं करते हैं, आपदा के नियमों का, तो निश्चित रूप से अगर जो इस पर कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई होनी भी चाहिए। अगर जो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर जो इसका पालन नहीं करता है कोविड के नियमों का, तो उन पर कार्रवाई इसमें की गई होगी। घाटी में भारत और चीन की झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को उत्तराखंड कांग्रेस ने शुक्रवार को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता देहरादून के वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है, न ही देश की जनता को सच्चाई बता रही है। केंद्र सरकार को चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसमें तो बड़ा स्पष्ट है कि चीन ने हमारी सीमाओं में अतिक्रमण किया है और उस अतिक्रमण को या गतिरोध को जो है तोड़ने के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं। बैठक हुई, उसमें ये हुआ कि चीन जो है और भारत भी जो है जो नियंत्रण रेखा उससे पीछे हटने का काम करेगा, लेकिन उसके इतर जो है बात हो जाती है, फिर चीनी फौजें जो है वापस अतिक्रमण करने का काम करते, तो गंभीर विषय है। गलवान में शहीद हुए सैनिकों को कांग्रेस नेता हरीश रावत ने श्रद्धांजलि दी। क्वारंटाइन होने के चलते हरीश रावत ने जवानों को अपने घर पर ही शहीदों को नमन किया। कल देहरादून जिला प्रशासन से 1 घंटे श्रद्धांजलि के लिए हरीश रावत ने मंजूरी मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। लिहाजा परिवार के सदस्यों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग में ही हरीश रावत ने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने भारत चीन विवाद को लेकर केंद्र की नीयत पर सवाल उठाए। 1-1 इंच जमीन जो हमारे विरोधी के कब्जे में है उसको वापस लिया जाएगा। देश ये जानना भी चाहता है कि ये सामान्य सैन्य गश्त नहीं थी, तो फिर बिना हथियार के हमारे कमांडर को और हमारे सैनिकों को आगे जाने के लिए किसने निर्देश दिए। 16 जुलाई को प्रदेश में हरेला पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन विभाग से लेकर सभी विभागों को और पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में 12,000 से ज्यादा पंचायतें हैं, जिनके अंतर्गत पहाड़ के अधिकांश क्षेत्र आते हैं। उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र बिष्ट ने जानकारी दी है कि प्रदेश के सभी वन पंचायतों में व्यापक तौर पर हरेला पर्व मनाया जाए। इसके लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। उत्तराखंड राज्य में जो हरेला पर्व है बहुत महत्वपूर्ण है और हरेला पर्व बहुत उत्साह के साथ में, बड़े उमंग और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। राज्य भर में जो वन पंचायतों की संख्या है वो 12,168 के लगभग है और हमने सभी डीएफओस को, रेंजर्स को बताया है कि हरेला पर्व में सभी वन पंचायतों को निःशुल्क पौधा वितरण करना है और वन पंचायतें
16 तारीख से वहां पर हरेला पर्व के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण करेंगी। ये जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है ये हमारा लार्ज स्केल पर चलने वाला है और हमने ये भी निर्देश किया है कि जो भी पौधे वन पंचायतों को दिए जाएं उनमें जंगली फलों के पौधे हों, उनमें अस्ताने फलों के पौधे हों, उसमें घास पत्ती के पौधे हों और वहाँ की जो इमारती लकड़ी है उसके पौधे हों। इसलिए इसको जो है एक मिक्स जो पौधा है उनको दिया जाए जिससे उनकी आजीविका भी बढ़ सके। तो हमारी तैयारियां चल रही हैं और फॉरेस्ट विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी अभी से अपनी तैयारियों को उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। चारधाम यात्रा शुरू करने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। उत्तराखंड विकास परिषद के उपाध्यक्ष ने 15 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने की बात कही है। इस पर तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कोरोना काल में हड़बड़ी में यात्रा शुरू करना ठीक नहीं है। ऐसे में पहाड़ पर भी बीमारी फैलने का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा इन्होंने इंतजाम पर भी सवाल उठाए। इनका कहना है कि यात्रा सितंबर अक्टूबर में शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो जल्द ही चारों धामों में आंदोलन को तेज करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। आज कुछ सुनने में आ रहा है कि पहली तारीख से शासन प्रशासन यात्रा चालू करना चाहता है, लेकिन हम लोगों का चारों धामों का एक विचार है, जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है तब तक यात्रा को स्थगित किया जाए। और हमारे चारों धामों के लोगों का, तीर्थ पुरोहितों का यही कहना है, यदि यात्रा चले जब कोरोना महामारी समाप्त हो जाए। चंपावत में पुलिस ने गुलदार की खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं और लोहा घाट से एक हिस्ट्री शीटर से खाल खरीद कर लाए थे। इसको दूसरे राज्यों में बेचने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इससे पहले ही तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उधर पुलिस खाल सप्लाई करने वाले हिस्ट्री शीटर की तलाश कर रही है। देवप्रयाग में नशा मुक्ति को लेकर पुलिस कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान लोगों का नशा से दूर रहने का आह्वान देखा गया। इसके अलावा ड्राइवरों को नशे में गाड़ी नहीं चलाने की सलाह दी गई। देवप्रयाग के थाना प्रभारी का कहना है कि समाज से नशे की बुराई को मिटाना तभी संभव होगा जब सभी लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे। आज दिनांक 26/6/2020 को नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में एक वाहन रैली आयोजित की गई, जिसमें सभी लोगों को नशा के प्रति जागरूक किया गया व यह संदेश दिया गया कि आप लोग नशे से दूर रहें। साथ ही आपके आसपास अगर कोई नशे का कारोबार करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें या उसका बहिष्कार करें। हल्द्वानी के शीश महल से रानीबाग इलाके में गुलदार का मूवमेंट पिछले 1 हफ्ते से लगातार जारी है। गुलदार के खौफ के चलते लोग शाम 5 बजे के बाद घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। गुलदार लगातार 1 हफ्ते से अलग अलग स्थानों में दिखाई पड़ रहा है। 2 दिन पहले काठगोदाम रानीबाग के सोनाकोट गांव में एक महिला को गुलदार ने दिन दहाड़े अपना निवाला बना लिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की और गांव के लोगों में अभी भी भय का माहौल है। अधिकारियों के मुताबिक जिन जगहों में जंगली जानवरों का मूवमेंट लगातार हो रहा है उन जगहों को वन विभाग ने चिन्हित किया है और उन जगहों में कैमरे लगाकर गुलदार को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जो लॉकडाउन के कारण बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जहाँ पे मूवमेंट होता था वाहनों का, आवाजाही एकदम बंद हो गई लॉकडाउन के कारण, तो जिसके कारण बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं जो रास्ते पे देखे गए हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है और NHAI और PWD को वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स लगाने के लिए कहा है। क्योंकि हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली सांपों का निकलना जारी है। ज्वालापुर जुर्स कंट्री के पास दूध की डेयरी में 2 सांप निकले। सांप को डेयरी में देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सांप निकलने की सूचना वन विभाग को दी और मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में वापस छोड़ दिया।
हरिद्वार के लक्सर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। प्रदीप उर्फ भूरा ड्राइवर का काम करता था और अपने गांव आया हुआ था। मृतक का पूरा परिवार गांव में ही रहता है। सुबह पता चलने पर गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने हत्या की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्याकांड के गुत्थे सुलझाने के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है। उत्तराखंड शासन के परिवहन विभाग के आला अधिकारियों के ट्रांसफर का फर्जी लेटर सामने आया है। इस लेटर के मुताबिक देहरादून के आरटीओ दिनेश चंद पटोरी का ट्रांसफर परिवहन मुख्यालय किया गया है। यही नहीं, उपायुक्त परिवहन सुधांशु गर्ग का ट्रांसफर देहरादून आरटीओ ऑफिस में संभागीय परिवहन अधिकारी के तौर पर कर दिया गया है, जबकि सचिव परिवहन की ओर से ऐसे कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। कोतवाली में मामले के लिए तहरीर दी गई है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। व्हाट्सएप के माध्यम से एक स्थानांतरित आदेश हमें ट्रांसफ़र ऑर्डर हमें प्राप्त हुआ। उस ट्रांसफ़र ऑर्डर में मेरा एज ए संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून का स्थानांतरण हेडक्वार्टर यानी सहायक परिवहन आयुक्त के पद पे किया गया। और ये आदेश जब हमारे स्टाफ को मिला तो वो इसके आगे की जो औपचारिकताएं हैं उसको करने में व्यस्त हो गए। और ये आदेश जब मैंने इस आदेश पे कुछ मुझे शंका हुई तो मैंने ये आदेश शासन को भेजा पुष्टि के लिए, और शासन की तरफ से ये पुष्ट किया गया कि ये आदेश शासन की तरफ से जारी नहीं किया गया है। अभी आरआई जो है आरटीओ जो आए थे यहाँ, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि किसी ने उनके यहाँ व्हाट्सएप पे कोई फेक ट्रांसफ़र का मैसेज भेजा है। उसी संबंध में उन्होंने शिकायत दर्ज की है, तो उसके प्रार्थना पत्र ले लिया। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी। बागेश्वर के बेरोजगार युवाओं एवं कोविड-19 कोरोना संक्रमण के कारण अपने घर लौटे प्रवासी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का साक्षात्कार किया गया। इस योजना के तहत जनपद के 65 बेरोजगार एवं प्रवासी युवाओं की ओर से ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिसमें 12 आवेदक साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए। 53 आवेदकों ने साक्षात्कार में शामिल होकर इंटरव्यू दिया और व्यवसायों के लिए 2,23,09,000 का ऋण स्वीकृत किया, जिसमें बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म, रेस्टोरेंट, आटा चक्की, डेयरी, जनरल स्टोर और मसाला उद्योग आदि रोजगारों को शुरू करने के लिए आवेदन दिए गए हैं। साक्षात्कार के माध्यम से हम जो हमारे प्रवासी हैं या जो अन्य लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया है, वो क्या काम इस जनपद में करेंगे और कितना उनके पास उस काम करने का अनुभव है और क्या उनकी और नीड है, कितनी उनकी आवश्यकता धनराशि की है या उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ये सब असेसमेंट कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। चमोली में कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कार को रस्सियों से खींचकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने केंद्र से शीघ्र पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने की मांग की। इनका कहना है कि कोरोना काल में बिगड़ी अर्थव्यवस्था से जनता परेशान है। ऐसे में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा कर जनता की दिक्कतों को बढ़ा रही है। डीजल के जो है कोरोना काल में भी इतना महंगा हो गया, जबकि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है पेट्रोल जो है बहुत सस्ता हो गया है। और जो है रविशंकर जो है इनका मंत्री जी है, उन्होंने भी ये कहा था कि हम पेट्रोल के दाम वापस नहीं लेंगे। इसलिए हमारा जो है कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन है कि कोरोना काल में कम से कम जनता को राहत देने के लिए जो है पेट्रोल और डीजल के जो बढ़े हुए दाम है और महंगाई इनको कम करने का जो है, इसलिए हमने ये आज विरोध प्रदर्शन किया है। गुरुवार को तेल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया था। जिला प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि महंगाई के मुद्दे पर वो जनता की आवाज उठा रहे थे और ऐसे में बीजेपी सरकार ने दुर्भावना से ये मुकदमे दर्ज करवाए हैं जो अनैतिक हैं। कांग्रेस किसी भी मुकदमे से डरने वाली नहीं है। हमने जो है कल प्रदर्शन किया। सरकार मुकदमे बना करके अगर कांग्रेस के लोगों को हतोत्साहित करना चाहती है तो ये सरकार की भूल है। जनहित के जितने भी मुद्दे होंगे कांग्रेस उसको उठाने का काम करेगी। आप एक नहीं 100 मुकदमे बना दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप मुकदमे बनाइए, आप हमें जेल भेजिए, सरकार जो करना चाहे करे।
मॉनसून सीजन को देखते हुए एसडीआरएफ की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। एसडीआरएफ के आईजी संजय गुंजाल ने जानकारी दी है कि प्रदेश के सभी ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जो आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील हैं, वहां एसडीआरएफ की अलग अलग टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। प्रदेश में एसडीआरएफ की उपयोगिता को देखते हुए एसडीआरएफ की नई कंपनी के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही एसडीआरएफ के बेड़े में एक और कंपनी शामिल हो जाएगी। मानसून को देखते हुए, क्योंकि मानसून के दौरान जहां हमारे उत्तराखंड में जो विभिन्न ऐसे स्थान है जो कि नोन है, जो डिजास्टर प्रोन एरिया है, वहां पर रिस्पांस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए ऑलरेडी पहले से प्री पोजिशनिंग हमारे एसडीआरएफ की जा चुकी है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह हम लोग कम से कम मिनिमम 2 घंटे का हमारा रिस्पांस टाइम रहे। और कुछ ऐसे नए एरियाज़ है जो कि हाल के समय पे बारिश के दौरान वहाँ प्रॉब्लम्स आई थी, तो उनको भी इंक्लूड किया। जैसे अभी एसडीआरएफ की एक यूनिट जो कि गौचर की तरफ थे, अब उसे मूव कर दिया गया है गैरसैंड की तरफ, ताकि वो गढ़वाल के चमोली एरिया के साथ साथ अगर वहाँ अल्मोड़ा एरिया में भी आवश्यकता पड़े तो तुरंत वहाँ पहुँच सके। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों में खनन का काम बंद कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कुछ नदियों में 30 जून तक खनन का काम जारी रहेगा। नदियों से खनन की मंजूरी दी गई है। विभाग ने नैनीताल जिले के गौला, कोसी और नंधौर नदी का खनन लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया, जिससे खनन का काम 3 जून तक चलेगा। हालांकि 2 अन्य नदियों का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इस साल खनन से वन विभाग में 160 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है। कुमाऊं के अंदर हमारी 5 नदियां हैं, जिसमें चुगान का कार्य उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा किया जाता है। इसमें से दाबका नदी में खनन पूर्व में ही बंद हो चुका है और नंधौर नदी में खनन 23 जून को बंद हो गया है। तो उसका जो लक्ष्य था 6,94,000 घन मीटर, तो उसकी प्राप्ति हो जाने के बाद 23 जून से नंधौर नदी में खनन बंद हो गया है और 30 जून तक हमारी शारदा नदी, गौला नदी और कोसी नदी में खनन सुचारू रूप से चलता रहेगा। केदारनाथ आपदा के समय जीवनदायिनी बने गुप्तकाशी, बसुकेदार, जखोरी मोटर मार्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मोटर मार्ग की हालत इतनी खराब है कि सड़क पर पैदल सफर करना मुश्किल है और वाहन से सफर करना खतरे से खाली नहीं है। सड़क खराब होने से कई बार हादसे भी हो गए हैं, जबकि बरसात के समय गदेरों के उफान पर आने से आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे गांव के लोगों में आक्रोश है। बार बार जनप्रतिनिधि इस बारे में शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई होनी प्रतीत नहीं हुई। कई बार इसकी सर्वे हो चुकी हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी का कहना ये है कि ये दूसरे विभाग से होगी। पीडब्ल्यूडी के पास इसका कोई समाधान नहीं है और ये अन्य विभागों के माध्यम से, जैसे दूसरे विभाग इस कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोई भी विभाग इसमें कार्य करने के लिए सहमत नहीं हुआ, न कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। शासन और प्रशासन प्रतिनिधियों तक कई बार इसके लिए निवेदन किया गया कि इसकी मरम्मत की जाए, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हर बार इस पे टल्ले और टालू से काम चलाया जाता है। इसी के साथ पहाड़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी हैं।